हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं निरंजन अयंगर। निरंजन सर को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ इनसे। मैसेज पे मेरी इनसे बहुत बात होती रहती है, तो फाइनली आज मैंने डरते डरते इनको मैसेज किया कि सर क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ। और खुशकिस्मती से आज इनके पास टाइम था और इन्होंने मुझे टाइम दे दिया। तो वेलकम सर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। और डरते डरते क्यों भाई? मैं तो बहुत खुश हूं कि आपके 500 वीडियो पूरे हो गए और 501वां वीडियो मेरा है, तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे शायद 250 ब्लॉग्स हुए थे तो मैंने आपको ऐसे मैसेज किया था आपने ब्लॉग्स को, और आपने मुझे काफी मोटिवेट किया था कि क्षितिज क्योंकि मेरे व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है, बट यू सेड कि तुम रिलेंटलेसली लगे हुए हो परसिस्टेंटली। सो आई वाज मोटिवेटेड बाय दैट कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं डिस्पाइट नॉट गेटिंग मोटिवेटेड बाय द व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने ऐसे मैसेज किया था मुझे पर्सनली। सो थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर मोस्ट वेलकम। और मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि कोई भी आवाज जो होती है वो लोगों तक पहुंचने में कभी कभी वक्त लग जाता है, लेकिन जितना ज्यादा वक्त लगता है उतनी गहरी आवाज पहुंचती है और उतनी देर तक कानों में गूंजती भी आई होप सक्सेसफुल हो जाए मेरा चैनल। सर सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि फिल्म लाइन में आपका कैसे इंटरेस्ट आया। फिल्म लाइन में अब आप मतलब ये चीज आजकल के नौजवानों को ज्यादा पूछेंगे तो शायद उनके लिए इसके पास एक बहुत तगड़ा जवाब होगा, क्योंकि उनके पास चॉइसेस इतनी होती हैं कि फिर वो उसमें से फिल्म को चूज करते हैं। हमारे मामले में ऐसा नहीं था। मैं उस जमाने से हूँ जहाँ पे हमारे घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था। तो रेडियो पे हम लोग गाने सुनते थे, जो कि ज्यादातर फिल्मी गाने बजते थे। और 3 थिएटर हुआ करते थे मेरे होम टाउन में। तो उन 3 थिएटरों में हम लोग फिल्में देखते थे। तो जब भी वक्त मिलता था, जब भी छुट्टियां शुरू होती थी या एग्जाम खत्म हो गए थे या किसी भी किस्म का सेलिब्रेशन होता था, तो हमारे लिए एक ही एंटरटेनमेंट का साधन था और वो था मूवीज। तो इसलिए मूवीज में तो इंटरेस्ट बचपन से ही रहा है। और आसपास के भी हमसे जो बड़े बच्चे थे, जो उस वक्त 17-18 साल के जो यंग नौजवान थे, वो हमेशा थिएटर में जाके फिल्में देख के वापस आते, तो उसके बारे में बातें करते, तो हम लोग सुनते और हमको भी लगता कि यार हमें भी थिएटर जाके देखना चाहिए। तो इस तरह से फिल्मों में तो इंटरेस्ट उस वक्त से रहा है, बचपन से, क्योंकि वही एक जरिया था हमारे लिए एंटरटेनमेंट का। और उसकी वजह से फिल्म एक्टर्स, फिर उसके बारे में मैगजीन्स पढ़ना, फिल्म मैगजीन्स पढ़ना, तो उसमें से कुछ चीजें सीखना कि अच्छा इस फिल्म का डायरेक्टर ये रहा, ये जोड़ी ज्यादा पॉपुलर रही, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना हुआ। ये सब धीरे धीरे अपने आप ही होता गया। तो ऐसे कोई मतलब ये तो नहीं था कि बचपन में, क्योंकि साउथ इंडियन फैमिली से हूँ, बहुत ही एकेडमिक फैमिली थी। एंटरटेनमेंट की ओर ज्यादा ध्यान देना गलत माना जाता था हमारी अच्छा, आपकी फैमिली में। फैमिली में पढ़ाई कोई भी फिल्म लाइन से नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पिछले 3 पुश्तों में कोई कोई भी फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। और फिल्म ये हमेशा एक दूर की बात रही है हमारे लिए, कि एक एक वो दुनिया है, वो अलग दुनिया है, जहाँ पे एस्केपिज्म के लिए थोड़ी देर के लिए जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ बहुत देर तक रहना या हमेशा के लिए रहना, ये एक ऑप्शन भी नहीं था उस जमाने में। हमको तो यही सिखाया गया था कि आप लोग पढ़ाई करो अच्छी तरह से और ग्रेजुएट बन जाओ और डिग्री आईएएस। हासिल करो और नौकरियां करो, आईएएस करो, आईएफएस करो, ये करो वो करो, यही सिखाया जाता था। मतलब आसपास में भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फैमिली की बात है, आसपास पड़ोस में भी यही सब चलता था कि बच्चे यही प्लान करते थे कि 10th के बाद साइंस करेंगे, उसके बाद ये फिल्म करेंगे, लाइन उसके एक्चुअली बाद ये करियर माना ही नहीं जाता था, बिल्कुल अभी भी भी नहीं माना जाता है। उस वक्त तो नहीं। और दूसरी चीज, अगर किसी को मन में ये होता भी कि फिल्मों में जा, जैसे कि हर, मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेरे जनरेशन में मुझे याद है कि फिल्में देख के आने के बाद हम लोगों में से जो ज्यादा खूबसूरत लड़के हुआ या लड़कियां हुआ करती थी, उनके मन में यही होता था कि किसी दिन यार एक्टर बन के स्क्रीन पे जाए, जो कि हर अडोलेसेंट या हर टीनेजर का सपना होता है। लेकिन वो सपना क्योंकि इतना दूर का लगता है कि उसे भूल जाने में ही अक्लमंदी है, ये समझ के बच्चे फिर आगे चल के अलग, तो उस वक्त एज अ करियर ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। और ज्यादातर छोटे टाउन्स में, जो कि बंबई से थोड़े दूर हो, उन टाउन्स में तो मतलब सोचे भी अगर कोई एक्टर बनने का तो कोई जरिया ही नहीं था पहुंचने का वहां तक। तो सपने ज्यादातर अधूरे ही रह जाते थे। तो उस किस्म से तो हमने भी सोचा होगा कभी बचपन में, मुझे तो याद नहीं है कि, लेकिन सोचा होगा कि कभी स्क्रीन पे आएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। लेकिन एज ए सीरियस ऑप्शन, करियर ऑप्शन तो कभी भी फिल्म्स नहीं था। तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, गुजरात से ही।
नहीं नहीं, गुजरात में एक्चुअली ये विकिपीडिया की एक बहुत हाँ बड़ी गलती है विकिपीडिया। जो कि मैंने सुधार, क्योंकि मेरा जन्म बिल्कुल आनंद में नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ था डोंबिवली में, जो कि बॉम्बे का एक सबब है, जो अब सब लोग जानते हैं, लेकिन जब हाँ मैं छोटा था तब वो एक काफी दूर, मतलब हाँ, अलग ही था, इतना मुंबई से अलग ही पहचाना था। नहीं था, मुंबई से अलग ही था। वहां मेरा जन्म हुआ है और वहीं में मैंने 10th तक मेरी पढ़ाई की, फिर 11th और 12th मैंने विल्सन कॉलेज से किया। उसके हम्म बाद मैंने रुइया कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है। हम्म। और मेरा पूरा पूरा जो मतलब मेरा पूरा जो एजुकेशनल करियर रहा है वो पूरा बम्बई में ही रहा है। मैं बम्बई के अच्छा बाहर कहीं गया ही अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा अच्छा ये नहीं। गुजरात से है मतलब। पता नहीं ये कहाँ से आई है इंफॉर्मेशन, और मैंने कई बार इसको बदलने की कोशिश भी की है, लेकिन वो मेरी मुझसे नहीं हो पाई, तो मैंने फिर बाद में छोड़ दिया। मैंने बोला अगर कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि आनंद में मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा जन्म हुआ है बम्बई में ही हुआ है। गुजरात से कोई कनेक्शन नहीं है इस तरीके का। नहीं नहीं, बिल्कुल गुजरात से कनेक्शन सिर्फ यही है कि जब मैं 15-16 साल का हो गया था, तब डोंबिवली में, उससे पहले सारे, मतलब हम जहाँ रहते थे वो पूरी लोकेलिटी महाराष्ट्रियंस की हुआ करती थी। हम्म लेकिन उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन बूम आया डोंबिवली में, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स जो है, जो गुजराती हैं, हम्म। वो सारे डोंबिवली शिफ्ट हुए, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग बूम हो गया था। तो सारे जो पुराने जो मतलब स्ट्रक्चर्स थे उनको तोड़ के बिल्डिंगें बांध रहे थे, हाई राइज बिल्डिंग। तो उस वक्त मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे गुजराती आए, जिनकी वजह से मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई हम्म और उनके कल्चर के साथ बहुत मैं जुड़ा। तो मुझे लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है गुजराती। हम्म। तो मेरा गुजरात के साथ काफी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त गुजराती हैं, हम्म। बचपन के दोस्त हैं, वो अभी भी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरे अभी भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इस वजह से गुजरात से मेरा बहुत, क्योंकि मैं कच्छ भी गया हुआ हूँ, छुट्टियां भी मनाई हैं उनके साथ मैंने, गुजरात भी गया हुआ हूँ, अहमदाबाद भी गया हुआ हूँ। तो गुजरात के साथ मेरा एक सोल कनेक्शन है, लेकिन मेरी पैदाइश नहीं हुई है वहां अच्छा तो वो इन्फॉर्मेशन गलत है फिर। पे। तो जी। जब आप फिल्म लाइन में आने का आपने प्लान किया और आप आ गए वहां पे तो आपके पापा ने कुछ नहीं बोला कि बेटा क्या कर रहे अरे हो? बहुत नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत एकेडमिक फैमिली से था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हम्म तो परसेंटेज वसेंटेज मिलते रहे। फिर मैंने बीएससी जब की, तब वेकेशन की मैं रिपोर्ट रिजल्ट्स की मैं राह देख रहा था, और उस वक्त ये था कि अमेरिका जाके 4 साल में इंजीनियरिंग, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में डिग्री करूंगा, ये मेरा प्लान था। हम्म एप्लीकेशन भी हो गई थी, मुझे एडमिशन भी मिल गई थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में। हम्म और उस वक्त क्या था कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हम्म तो जब अमेरिका जाने की बात आई तो ये हुआ कि अब लोन वोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब फैमिली तो इतनी वेल टू डू नहीं थी कि सारी फीस एक साथ भर दे। हालांकि मुझे ऑलमोस्ट 60% स्कॉलरशिप मिल गई थी वहां से, तो सिर्फ 40% का इंतजाम करना था, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम 40% के तो बहुत लिए। ज्यादा होता है हाँ। बहुत ज्यादा रकम थी, वो डॉलर्स में थी, और फिर बहुत सारे हाँ, रहना प्रॉब्लम्स थे। खाना भी हाँ। हाँ, तो मैं उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने, तो मेरे घर, मेरे हम लोगों का जो घर था वो पिताजी ने बोला था कि हम गिरवी रख के इसको करेंगे। हम्म तो मेरा मन नहीं माना, तो हम्म, मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना है अमेरिका। तो हाँ उस वक्त छुट्टियां चल रही थी, तो रिजल्ट्स की मैं राह देख रहा था। तो मैं फिल्म मैगजीन्स बहुत पढ़ता था, और हाँ। मुझे जबानी याद रहते थे सब ईयर्स, रिलीज डेट्स और ये सब, मुझे क्या फिल्मों का वो बड़ा शौक था। स्टारडस्ट फिल्म फेयर टाइप का? स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, जी मूवी, सिनेब्लिट्स, ये सारी मैगजीन्स, मूवी मैगजीन, ये सारी मैगजीन्स हुआ करती थी उस वक्त। हाँ और मेरी सबसे फेवरेट मैगजीन हुआ करती थी जी मैगजीन, जो जी कि मैम। अब नहीं रही। जी मैगजीन जो जिसकी एडिटर थी भावना सुमाया। तो उस वक्त मैं जब रिजल्ट के एक्सपेक्ट कर रहा था, तब फिल्मों का शौक था, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। हम्म मैंने कहा कि मैं वेकेशन चल रहे हैं और मैं रिजल्ट की राह देख रहा हूँ। हम्म तो रिजल्ट आने तक ये जो 1.5-2 महीने हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ इंटर्न के तौर पे काम करूँ। अब हम्म। मुझे पता ही नहीं था कि क्या काम होगा, मुझे सिर्फ ये पता था कि ये फिल्म मैगजीन है और यहाँ पे फिल्मी लोगों के साथ आना जाना रहेगा। तो उस वक्त जैसे हर अडोलेसेंट या टीनेजर का ये एक ड्रीम होता है कि वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिले और उनके साथ हाँ, बातें करे। तो मुझे लगा शायद ये चांस लग जाए, तो मैंने उनको एक लेटर लिखा, जिस लेटर को देख के वो इम्प्रेस हुई शायद। तो हम्म उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के दौरान भी मैंने बातें की उनके साथ। हम्म तो उन्होंने मेरे टेस्ट असाइनमेंट दिया, उन्होंने कहा कि निरूपा रॉय जी का इंटरव्यू करना है आपको। हम्म। तो मैंने निरूपा रॉय जी पहले का इंटरव्यू इंटरव्यू इतना किया। बड़ा। हाँ, पहले ही काफी बड़ा इंटरव्यू।
हाँ, उस वक्त तो मतलब बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे। निरूपा जी ने काफी सालों से फिल्मों में काम नहीं किया था, तो जी हाँ। मैगजीन में एक सेक्शन हुआ करता था जहाँ पे यस्टरईयर एक्ट्रेस को इंटरव्यू किया जाता था। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक निरूपा रॉय जी का आप इंटरव्यू करके ले आए। तो हम्म। अब मुझे लगा कि मतलब निरूपा रॉय जी को हमने फिल्मों में कितनी बार देखा था कि वो तो मतलब बहुत ही माँ का रोल करती हैं, बड़ी अलग ही इमेज बनी हुई थी। हाँ, बहुत ही माइल्ड औरत है और बहुत ही मतलब बिठाएंगी, गाजर का हलवा खिलाएंगी, ये सब माँ सोच के जैसी मैंने फीलिंग आएगी। या तो मैंने उनको फोन किया। अब फोन किया तो वो बोली कि कहाँ से है? मैंने कहा जी मैगजीन से, मुझे इंटरव्यू करना है आपका। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आ जाना, एम्बेसी अपार्टमेंट्स नेपियन सी रोड में मैं रहती हूँ, वहां आ जाना। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने फिर मतलब उस आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को उन्होंने बुलाया मुझे, और मैं गया वहां पे। और जब वहां गया तो मैंने मतलब जिस इमेज की मुझे उम्मीद थी उस इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट थी वो। हाँ। वो बहुत ही उम्दा अंग्रेजी बोलती थी। हम्म। उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, और बहुत ही मतलब जैसे सालों की उनको इमेज फिल्मों थी, में देखा था, लाल फिल्म की, वो सब धड़ धड़ या धड़ के निकली। पूरे मतलब धड़ के निकल गई। और फिर उन्होंने कहा कि मैं, और वो काफी स्ट्रिक्ट थी वो। हाँ हाँ। और मेरे लिए वो सबसे पहली मतलब फिल्म से जुड़ी हुई सेलिब्रिटी मिली थी, काफी स्ट्रिक्ट। और उन्होंने बहुत फर्मली मेरे साथ बात की, और उन्होंने कहा कि मैं तस्वीरें बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मैगजीन वाले तस्वीरें ले जाते हो और फिर कोई वापस नहीं करता, और ये मेरी तस्वीरें, मेरी मेमोरीज है, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ और फिर वहां बैठ के मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो काफी मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफी मजेदार था। हाँ हाँ। तो मैंने आके वो पीस लिखा जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो उसमें काफी मजेदार चीजें थी जो मुझे लगी, उनको लगी। हम्म। और तो वो सब मैंने लिखा। तो वो भावना जी ने वो पढ़ा और बहुत हंसी, और बोली कि बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं ये तो कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ इंटरव्यू दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, शी वाज एक्सपेक्टिंग तो सम सीरियस इंटरव्यू। शी वाज एक्सपेक्टिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी पुरानी फिल्मों के बारे में, और मैंने उनको अजीब अजीब से सवाल पूछे, क्योंकि उनके घर में एक अफ्रीकन पैराकीट था हाँ जो उन्होंने पाला हुआ था। हाँ। एक तोता था, अफ्रीकन पैरेट नहीं था, वो पैराकीट था। हम्म। तो साइज में बहुत ही बड़ा था। हम्म। तो वो बिल्कुल मतलब अपने इस पे बैठा था, और उसके बराबर नीचे मैं बैठा था। तो मैं हमेशा उनसे सवाल करते करते मैं डरा हुआ था कि इतना बड़ा पंछी मेरे सर के पास सर के इतना ऊपर। बैठा है। तो ये सब चीजें मैंने लिखी थी उसमें कि ये सब हुआ था, ऐसे हुआ था। तो शायद मजेदार लगा पढ़ने में, लेकिन वो इंटरव्यू, उनकी उम्मीद कुछ और थी इंटरव्यू से। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लिखते अच्छा हो, हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि एक दो और असाइनमेंट करो। तो मैंने कहा तो मुझे तो मतलब इंटर्नशिप करनी है, मुझे तो नौकरी करनी है। हम्म। तो उन्होंने कहा मेरे पास नौकरी तो है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो जितना टाइम है ये एक महीने का, आप आ जाएं और यहाँ पे काम करें। हम्म। तो मैं वहां गया। तो पहले ही दिन, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ये जो लाइब्रेरी में फोटोग्राफ्स हैं वो सारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको अरेंज करनी है। हाँ तो अब वो तो जॉब मतलब लिखाई का था नहीं, कुछ नहीं था, पर मैं तो इतना खुश था क्योंकि उसमें सैकड़ों मतलब हजारों फोटोज थी, जो सारी मतलब फिल्म स्टार्स की थी, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट में, किशोर कुमार से लेके अमिताभ बच्चन से लेके रेखा जी, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस थी तब, उनको तो मैं बहुत मतलब एनग्रॉस हो गया उसमें। और मैंने मेरे ख्याल से शायद 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक वो पूरी अरेंज कर डाली। हाँ। तो वो वो सब देख मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते गए। और फिर उन्होंने मेरे ख्याल से 15-20 दिनों में ही कहा कि तुमको अगर नौकरी करनी है यहाँ पे, तो मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। हम्म। तो अब नौकरी मैंने तो हाँ कर दी। मैंने कहा अभी मैं तक तो यही रिजल्ट नहीं आया करूंगा। आपका? हाँ, नहीं, रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने कहा अब तो मैं यही करूंगा। अब मैं घर जाके मैंने बताया तो घर में बवाल। मेरे पिताजी तो बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट तो ठीक है, लेकिन जर्नलिस्ट ही बनना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ काम करो। सीरियस, हाँ या हाँ। ये जी क्या है? ये जी नाम का क्या है? वो फिल्म मैगजीन में काम करोगे तो पागलपन है, और ये है वो है। पर मम्मी का सपोर्ट था, तो मम्मी ने कहा अगर उसको इतना ही शौक है तो करने दो उसको, थोड़े दिन में इसका भूत उतर जाएगा और फिर दोबारा कर ले लगेगा जो करना है। पर भूत उतरा नहीं। फिर उसके बाद मैंने 7 साल तक वहां काम किया। हाँ फिर उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में बहुत तंग आ गया। मैंने कहा वही 10 स्टार है, वही 5 सवाल हम पूछते हैं बार बार उनको। हालांकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने उस 7 सालों में। मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग जो अब बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, उस वक्त वो भी शुरुआती कर रहे थे अपने करियर की। तो हम दोनों की मतलब हम बहुत दोस्त बने मेरे, और इस वजह से भी मैं टिका रहा वहां पे। हाँ। मजा आता था मुझे। और पर एक टाइम के बाद सात हर साल जॉब मोनोटोनस हो जाती है।
हाँ, वो मोनोटोनस हो गई, काफी चीजें सीखने को मिली, और धीरे धीरे मैंने मतलब मैं कब रिपोर्टर के हिसाब से, इंटर्न के हिसाब से ज्वाइन हुआ था, लेकिन 7 साल में मैं उस मैगजीन का असिस्टेंट एडिटर तक बन गया था। और उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं तंग आ गया हूँ, और वो उस उम्र में, और हालांकि वो रेस्टलेसनेस अभी भी है मुझ में, लेकिन हिम्मत कम है उस उम्र के हिसाब से, कि उस वक्त ऐसा होता था कि जिस चीज में बोरियत हो जाए उसको छोड़ देनी है। ये मेरा हमेशा मानना रहा है कि मैंने कभी भी कोई चीज पकड़ के नहीं फोर्सफुली रखी। नहीं है। अगर मुझे फोर्सफुली, तो मुझे कोई किसी चीज को करवा ही नहीं सकता, ये तो मेरी पर्सनैलिटी है। तो 7 साल मैंने वो मजेदार किया, फिर मैंने बोला कि नहीं यार, ये छोड़ देते। फिर मैं बॉस्टन जाने वाला था, बॉस्टन ग्लोब में मैंने एप्लीकेशन की थी जर्नलिज्म के लिए, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो उस दौरान तब तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने थे, मनीष मल्होत्रा, उन्होंने फिल्मों में बहुत सारा काम किया था, तो वो मेन स्ट्रीम में डिजाइनिंग करने वाले थे, उन्होंने अपना एक बुटीक खोला हुआ था। थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, इस पे आते हैं। जब आपने पहली बार इंटरव्यू लिखा था, उससे पहले आपको राइटिंग का शौक था या फिर एकदम से वो चीज आ गई थी? राइटिंग का मुझे शौक बचपन से रहा है। हालांकि वो एक बहुत ही मजेदार किस्सा है, क्योंकि मैं जब छोटा था, जब मैं मेरे ख्याल से 5th स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे चिट्ठियां लिखने की बहुत आदत थी। अच्छा, लेटर्स? तो मैं लेटर्स लिखता था। तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हुआ करते थे, चेन्नई में थे, बॉम्बे में थे, जो टाउन में रहते थे, परेल में मेरी मासियां थी, मेरे कजिन्स थे, और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, मैं नासा को भी चिट्ठियां लिखता था, मैं थाई एयरवेज को भी चिट्ठियां लिखता था, मैं साब करके एक स्वीडिश कार की कंपनी हुआ करती थी, उनको भी चिट्ठियां लिखता था, ऐसे ही रैंडमली कि मुझे आपकी कार बहुत पसंद है और मुझे तस्वीरें भेजो। तो वो लोग, और वो बाकायदा वहां से उस वक्त पोस्ट में कार्ड्स आते थे, थाई एयरवेज से एरोप्लेन की पिक्चर्स आती थी, नासा से उनके लेटेस्ट रॉकेट्स के फोटोग्राफ्स और उनकी सारी डिटेल्स आती थी, और मुझे चिट्ठियां लिखना और चिट्ठियों को रिसीव करने में बड़ा मजा आता था। और उस वक्त स्टैम्प चिपकाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो उस वक्त पोस्ट ऑफिस में एक रिवाज हुआ करता था, अब पता नहीं वो रूल है कि नहीं, उस वक्त ये था कि अगर बगैर आप स्टैम्प की कोई भी चिट्ठी पोस्ट करते हो, तो जो रेसिपिएंट होता है उसको पैसा देना पड़ता है, उसके पास उसको डबल पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरे सारे रिश्तेदार मम्मी पापा को हमेशा बोलते थे कि यार तुम्हारे बेटे को जरा समझाओ, हमेशा चिट्ठियां भेजता है, उसकी चिट्ठियां आती रहती है, हमको डबल स्टैम्प देके उसको लेनी पड़ती थी। मुझे बड़ा मजा आता था ये चिट्ठियां लिखने में, तो मैं लिखता था। तो लिखने का शौक तो तब से था। स्पोर्ट्स में मुझे कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं इतना इंटरेस्टेड ज्यादा था नहीं। बुक रीडिंग करते थे? ड्रामेटिक्स, तो मुझे सिर्फ रीडिंग और राइटिंग का बड़ा शौक था। और राइटिंग भी क्या, मतलब उस उम्र में और उस एक्सपोजर के साथ जो लिखाई होती है उतनी लिखाई हुआ करती थी, लेकिन लिखाई का शौक था। तो जब मैंने आर्टिकल वो पहली बार लिखा, तो वो कोई मतलब बहुत मेहनत लगी उसमें। मैंने सोच के तो नहीं लिखा, मैंने तो पहले तो यही था कि 1-1.5 महीना काम करना है, कहाँ इसमें वो मगजमारी करेंगे, जो दिल में आता है वो लिख लो, ये सोच के लिखा था। अब उसमें क्या होता है, ये अब उम्र के साथ साथ पता चलता है कि जो उस किस्म की रॉ राइटिंग होती है, उस किस्म की जो दिल फेंक राइटिंग होती है, उसमें एक कुछ अजीब सा मजा होता है जो लोगों को पसंद आता है। ट्रू। सोच समझ के, पढ़ लिख के जो लिखाई होती है वो अलग किस्म की लिखाई होती है, और जो दिल से लिखी जाती है, जिसमें कोई ग्रामर का कुछ ये नहीं मतलब है, नहीं जिसमें होता है, स्ट्रक्चर का कुछ नहीं है, पर दिल से लिखी हुई आवाज होती है वो। तो कभी कभी वो पहुंच जाती है लोगों के दिलों तक। तो यही हुआ मेरा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो जो निरूपा रॉय जी का मैंने इंटरव्यू लिखा था वो कोई मतलब बड़ा तोप इंटरव्यू था, या उसमें कोई मैंने ग्रेट इंसाइट, वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था, जो जिस तरह से हुआ मैंने उस तरह से लिखा। अब वो एक्सपीरियंस इतना यूनिक था कि एक बच्चा जिसने निरूपा रॉय जी को सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, और वो अचानक उसको इंटरव्यू करने पहुंचता है, और उनकी डिसिमिलैरिटीज देखता है, उनके घर में वो तोता देखता है, उनके घर में पड़ी हुई किताबें देखता है, और वो जैसे डांटती और बोलती कि मैं तस्वीरें बिल्कुल नहीं दूंगी, और मुझे मैगजीन एडिटर ने कहा है कि तस्वीरें लेके ही आनी है, क्योंकि हमारे पास तस्वीरें इतनी है नहीं, उनकी पुरानी तस्वीरों से आर्टिकल में मजा ज्यादा आएगा। तो मैं वो डरा हुआ कि अब ये तस्वीरें नहीं दे रही, या पता नहीं आर्टिकल छपेगा नहीं छपेगा, क्योंकि उस वक्त तो कुछ पता नहीं होता है ना आपको, तो हर चीज नई लगती है, हर चीज डरावनी लगती है, हर चीज एक्साइटिंग लगती है। तो वो सारा एक्साइटमेंट, वो सारा डर, वो सारा नर्वसनेस मेरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं निखर के आया। तो उनको पसंद आया, तो उस हिसाब से तो लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं था, राइटिंग को प्रोफेशन बनाना है ये भी कभी सोचा नहीं था, बन गया एक्सीडेंट, वो तो होते होते ही हो गया। और मेरे ख्याल से जिंदगी में
कोई भी हो, कितना भी आर्टिस्ट, कितना भी माहिर हो अपने करने में, उसकी अगर आप शुरुआत की जर्नी। एक्सपीरियंसेस देखोगे तो वो इसी तरह होती है। हाँ, वो करते करते ही सीखते हैं, और जो कुछ भी आता है उनको किसी भी करते करते उम्र में, होते हैं। वो करके ही आता है। वो आप किताब कितनी भी पढ़ लो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्विमिंग के बारे में आप चाहे 5 साल स्विमिंग के बारे में किताबें पढ़ लो, पैरों का एंगल जब देख तक लो, कूदोगे नहीं हाथों का पानी में, एंगल, कुछ नहीं सीख जब पाओगे। तक पानी में नहीं कूदते और वो नाक में पानी नहीं जाता और डूबने का डर नहीं लगता और उस डर की वजह से आप सर को ऊपर नहीं निकालते, हाँ। ये सब जब तक नहीं होता तब तक स्विमिंग नहीं आती। वही मेरे ख्याल से हर चीज का वही राज है हम्म। कि आप कितना भी सीख लो उसको घर बैठे, आप जब तक उस चीज को बार बार दोहराओगे नहीं, गलतियां नहीं करोगे, मुंह के बल नहीं गिरोगे, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब तब तक नहीं सीख सकते आप, ये मेरा मानना है। नहीं नहीं, सच्चाई है, रिपीटिशन इज द की। तो अभी आते हैं हम लोग मनीष मल्होत्रा जी की, जो स्टोरी आप बता रहे थे। तो उस वक्त उसने वो डिजाइनिंग का तो मैं, मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसका ये एडवाइस था मेरे लिए कि ये सब छोड़, 7 साल तुमने इसने फिल्म इंडस्ट्री में ये किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं और बम्बई में इन्वेस्ट किए हैं और तुम यहीं के अच्छा, हो। एक और चीज छोटी सी, मैं फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, वैसे नहीं क्यूरियोसिटी। नहीं जी बोलिए, नहीं बोलिए। मैं कह रहा हूँ, तो आपने जॉब छोड़ दी बिना किसी उसके कि मतलब आगे जॉब मेरे पास होगी नहीं होगी, बस वन डे यू डिसाइड? नहीं छोड़ दी, क्योंकि मैंने एक दिन सुबह आके मेरी एडिटर को, मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ अनबन हो गई थी मेरी हाँ। भावना जी के साथ। अब तो याद भी नहीं है क्या अनबन थी, बहुत साल गुजर गए उसको। तो उस वक्त मैंने सुबह आके उनको रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। यू और डिडंट हैव एनी अदर जॉब? नहीं, आई डेंट हैव एनी जॉब। उसके बाद मैं 6-7 महीने घर पे बैठा रहा अच्छा। और यही सोचता रहा कि अब मैं आगे क्या करूंगा। तब मैंने सोचा कि मैं बॉस्टन ग्लोब जाऊंगा और बॉस्टन में मैं जर्नलिज्म करूंगा और वहां पे सेटल हो जाऊंगा अमेरिका में, क्योंकि मेरी मासी वहां ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी थी और उनको, वो खुद नौकरी कर रही थी, तो उन्होंने कहा आ जाओ मेरे पास। तो मैंने सोचा मैं अमेरिका चला जाऊंगा, फिर से पढ़ाई करूंगा या फिर से क्या नौकरी जो करनी है करूंगा, इंटर्नशिप करूंगा, जो भी करूंगा। उस वक्त मनीष से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि यार इतना सब कुछ तुमने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्री में, इसको छोड़ छाड़ के फिर से दोबारा नई शुरू करोगे जिंदगी, उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो हाँ। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, तो तुम्हारा कपड़ों का बिजनेस है और मैं तो लिखाई का, मेरा इसका क्या लेना देना। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी बेसिक एस्थेटिक स्ट्रांग है तो हाँ। तुम करके देख लेना। तो मैंने उससे कहा कि मैं 1 महीना काम करूंगा, हाँ। अगर मजा आया तो ठीक है, वरना आई विल गो बैक टू माई ओरिजिनल। हम्म। अब इतना, अब उसमें मैं घुस गया और मुझे बहुत मजा आया उसके साथ काम कॉस्ट्यूम्स में? करने में। मैंने बहुत सीखा, कॉस्ट्यूम्स किए मैंने, 3 साढ़े 3 साल किए मैंने फिल्म्स की कॉस्ट्यूम्स किए, एड्स के किए, मैंने शादियां की, मैंने फैशन शोज किए। उसके साथ बहुत सीखने को मिला मुझे, बहुत ही, मतलब फैशन का जो भी, मतलब जितना भी मुझे आता है वो हाँ। सब उसी की बदौलत है। मतलब मुझे मेरे बाल को कंघी करना या स्टाइल करना भी नहीं आता था उससे पहले। तो उसका पूरा एक्सपोजर जो था, उसके साथ ट्रैवलिंग की मैंने, उसके साथ काफी एक वर्क एथिक जो मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में कि जब कोई चीज करनी है तो फिर वो करनी ही है, हाँ। फिर उसमें कितनी भी तकलीफें आए, कुछ भी हो। क्योंकि हम लोगों को एक आदत होती है कि हम जो भी काम करना चाहे, हमको ऐसे लगता है कि आइडियल सर्कमस्टेंसेस में हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हाँ। तो हम हमेशा आइडियल सर्कमस्टेंसेस को ही ढूंढते रहते हैं वेट कि करते रहते हैं। आसपास सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं खूबसूरती से लिखूंगा। हम्म। आसपास सब ठीक हो जाए, मुझे अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, अच्छा राइटर मिल जाए, अच्छा डायलॉग राइटर मिल जाए, फिर मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा। हम्म। या मेरा घर सबसे अच्छा हो जाए और मेरी स्टडी को बहुत अच्छा डेकोरेट कर लेंगे, फिर मैं अच्छी राइटिंग करूंगा। ये जो हम लोगों की समझ होती है, उस समझ को तोड़ने में मेरे ख्याल से मनीष का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उसका यही था कि आसपास की चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, तुमको अपना काम ठीक से करना है। हाँ। ये चीज उसने मुझे सिखाई बिना किसी लेक्चर के, काम कर दिखा एग्जाम्पल के। से। उसने करके दिखाया। मैंने उसको कपड़े ऐसे ऐसे हालातों में बनाते देखे हैं जहां मुझे ऐसे लगता था कि ये घाघरा बनेगा ही नहीं, कल की शूटिंग रुकने वाली है, ये बन ही नहीं सकता रात में, फिर भी वो बन के सुबह में 9 बजे की शिफ्ट में पहुंच जाता था। तो ये कैसे पहुंचता था, ये मैंने देखा। तो मैंने देखा कि अगर कोई चीज के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाओ ना, तो मजा ले कि वो चीज ना हो, उसको तो होना ही है। तो ये चीज मैंने उससे सीखी। 4 साल, 3.5 4 साल मैंने उसके साथ काम किया। फिर मैंने सोचा कि यार ये बहुत मजा तो आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज माई ग्रेन। इसके लिए, इसमें मैं मेरा इसलिए नहीं बना हूं। इतना, ये मेरे, मैं इसके लिए नहीं बना। ये सही बात कही आपने। तो फिर उस वक्त करण के साथ भी मेरी दोस्ती थी एंड ही वाज, कुछ कुछ होता है तभी बन चुकी थी, बहुत बड़ी हिट हो गई थी एंड ही वाज प्लानिंग कभी कुछ कभी गम।
हाँ तो हम लोग मिलते थे अक्सर, और रातों को हम लोगों की सेशंस होती थी जहाँ पे हम बैठ के गप्पे लड़ाते थे फिल्मों के बारे में और उसके बारे में। तब उसने स्टोरी आइडिया सुनाई और उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमित जी और शाहरुख को इसमें लूं और ऋतिक को लूं, और ये मेरी कास्टिंग है, और जया जी और काजोल के साथ। तो मेरे मन में ये आया कि यार ये तो बहुत बड़ा कास्ट है, ऐसा कास्ट तो इसके पहले काफी सालों में देखने को नहीं मिला है, और इसके बाद पॉसिबल भी हो पाएगा शायद कि नहीं? इस तरह का कास्टिंग फिर से दोबारा हो पाएगा नहीं पाएगा क्या पता। तो हम ऐसा करते हैं कि तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा यार इसमें, क्योंकि हॉलीवुड में तो बहुत किताबें निकलती है मेकिंग पे, हम्म। तो मैंने उसको कहा कि इस पे एक मेकिंग की किताब लिख लेनी चाहिए। तो उसने कहा यार लेकिन लिखेगा कौन? तो मैंने कहा क्यों यार, बहुत बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खालिद मोहम्मद है उनसे लिखवा लो, या फिर दीपा गहलोत है उनसे लिखवा लो। ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे उस जमाने के, जिन्होंने एकेडमिकली फिल्मों को स्टडी किया था और लिखते थे। तो मैंने कहा लिखवा लो उनसे किताब। तो उसने कहा हाँ यार आइडिया तो अच्छा है। फिर एक हफ्ते बाद उसका मुझे फोन आया, उसने कहा गधे मैं क्यों किसी और को से लिखो, तुम क्यों नहीं लिखते हो? हाँ। तुम तो जर्नलिस्ट भी रह चुके हो, और तुम मतलब एज अ डिजाइनर भी इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुके हो, हम्म। और मेरे दोस्त भी हो, तो मतलब क्या फर्क क्या पड़ता है, तुम लिखो इसको। हम्म। तो मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं किताब लिखी यार इससे पहले। तो उसने बोला अच्छा पर क्या है, मतलब कर लो। हाँ। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई कभी खुशी कभी गम की किताब लिखने की। तो अच्छा। मैं उस फिल्म के साथ जुड़ के, तब मैंने नौकरी, फिर मैंने मनीष से कहा कि अब यार मैं राइटिंग में वापस जाना चाहता हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। और फिर मैं किताब लिखने के चक्कर में मैंने पूरा मतलब वो कभी खुशी कभी गम के जो 1.5-2 साल बनने के थे वो मैंने पूरे उसके साथ गुजारे। मतलब मैं स्क्रिप्ट सेशंस में जाता था, मैं एडिटिंग मतलब प्री प्रोडक्शन में, कॉस्ट्यूम्स में, और ये अच्छी बात थी मेरे लिए क्योंकि वो कास्ट में जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी मेरे दोस्त थे। हाँ। टेक्नीशियंस जो थे उनमें से काफी मेरे पहचान के थे, शर्मिष्ठा रॉय जो आर्ट कर रही थी, मनीष कॉस्ट्यूम्स कर रहा था, शबीना खान कॉस्ट्यूम्स कर रही थी, ये सारे मेरे दोस्त ही थे। हाँ। तो मेरे लिए तो वो एक फैमिली 1.5-2 साल रियूनियन के टाइप का था। इट वॉज अ पिकनिक हाँ। मेरे लिए, ऑनेस्टली मेरे लिए कोई मतलब ऐसा काम। और उस वक्त तो जब मैं एक्चुअली वो फिल्म बन रही थी तब तो मेरा काम कुछ नहीं था, तो बनने के बाद कैसे बनी इस पे किताब लिखनी थी। हम्म। तो मैंने वो किताब लिखी। अब जब मैं शूटिंग पे था, पूरा हम्म। ट्रैवल कर रहा था फिल्म के साथ, तब हर जगह मतलब थोड़ा थोड़ा मैं करण के साथ सीन्स डिस्कस करता था ये वो। तो उस वक्त उसने मुझे देखा कि मेरे फ्लेयर है डायलॉग लिखने का। हाँ। तो जब कभी खुशी कभी गम की किताब पूरी हुई, फिल्म रिलीज हुई, बहुत बड़ी हिट हुई, ये हुई, फिर कल हो नो शुरू करने वाला था करण, निखिल डायरेक्ट करने वाला था। तो मुझे करण ने बुलाया और बोला कि देखो मैंने कभी खुशी कभी गम में मैंने देखा कि तुम्हारे पास डायलॉग लिखने का फ्लेयर बहुत अच्छा है, हम्म। तो तुम कल हो नो के डायलॉग लिखो। हम्म। तो मैंने फिर से यही कहा जो मनीष से कहा था कि पागल हो गए हो क्या, तो मतलब मैं डायलॉग कैसे लिखूंगा यार, वो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभार एक आध सीन में एक आध लाइन सजेस्ट करना अलग बात है, और पूरे फिल्म के डायलॉग लिखना अलग बात है। तो उसने कहा कोशिश तो करके देख लो, हम्म। अगर होता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त कलोनो की स्क्रीन प्ले का काम शुरू हो गया था, हम लोग ट्रैवल करते थे। उसी दौरान मेरी बहुत ही गहरी दोस्त पूजा भट्ट बना रही थी जिस्म। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार तुम करण के लिए लिख रहे हो तो मेरे लिए भी व्हाई लिख डोंट दो। यू राइट डायलॉग फॉर जिस्म। हम्म। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर रहा हूँ पूजा, आई एम नॉट श्योर। तो हाँ। उसके बाद यू ट्राई इट ऑन दिस वन ऑल्सो। हाँ। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई एक्चुअल फिल्म राइटिंग की, जहां पे मैं दो कंप्लीटली अलग फिल्म मेकर्स, एक तरफ थे महेश भट्ट जो लिख रहे थे हम्म। जिस्म, एक तरफ करण जौहर जो कल हो नो के राइटर थे, स्क्रीन पे हम्म। राइटर। इन दोनों के साथ काम करते करते मुझे बहुत मजा आया, और दूसरी चीज सीखने को बहुत मिला, क्योंकि वो उनसे दो अलग स्कूल नहीं हो सकते राइटिंग के। हाँ। हाँ। महेश भट्ट का स्कूल और करण जौहर का स्कूल बिल्कुल मतलब 180 डिग्री हाँ। ऑपोजिट है। हाँ। तो मैंने दोनों के साथ काम किया और मुझे दोनों से बहुत सीखने को मिला और बहुत मजा भी आया काम करने में। एक तो मेरा दोस्त ही था, हाँ। तो वहां पे तो ऐसे था, और दूसरे जो थे भट्ट साहब का तो मतलब मेरे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पहले और मेरे बाद ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया और उनको इतना सीखने को मिला। और सिर्फ फिल्मों की सीख या लिखाई की सीख, मैं नहीं कहूंगा मुझे भट्ट साहब से मिला, मुझे भट्ट साहब से जिंदगी की सीख मिली। हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने उस वक्त बताई जो उस वक्त शायद समझ में ना आई हो, हम्म। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी गुजरती गई मैंने कहा कि बाप रे, मतलब ये जो बीज उन्होंने डाला था उस वक्त दिमाग अब में, जाके पता चल रहा है। अब जाके पेड़ और फल मिल रहे हैं उसके। हम्म।
और बहुत सारा मतलब बहुत तो उस वक्त से मेरा शुरू हुआ लिखना फिल्मों में। और फिर मैं तो पहले तो 3 साल में इन्हीं दोनों के बीच में बिजी था। तो मैंने कल हो नो फिनिश की, फिर कभी अलविदा शुरू हो गई, और उसी दौरान जिस्म पाप और तीसरी फिल्म रोग चल रही थी। तो मैंने 5 फिल्में एक के बाद एक की, जहां पे मुझे पता भी नहीं था कि मुझे लिखना आता है या नहीं। मैं सिर्फ लिखता गया और ये लोग मतलब समझाते गए, इनकी समझ में समझता गया और वही होता रहा। इस तरह से हुई शुरू राइटिंग, और वो आज तक मैं लिख रहा हूँ, बस चल रहा है। तो कभी खुशी कभी गम के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे सेट पे? आप सेट पे थे? कि वो तो हाँ, सेट पे रहने की आदत तो मुझे एज ए जर्नलिस्ट भी थी, क्योंकि मैंने जो 7 साल काम किया उस वक्त जर्नलिज्म भी अलग किस्म की हुआ करती थी। उस वक्त एंडोर्समेंट्स थे नहीं, उस वक्त इवेंट्स थे नहीं, एक्टरों के मैनेजर्स और उनकी पूरी ऑन्टोराज थी नहीं। तो एक एक्टर एक सेट पे पहुंच जाता था, तो अगर शॉट है तो वो शॉट देता था, और घंटों तक शॉट नहीं रहता था तो मेकअप मैन में अपना टाइम पास करता था। तो टाइम पास करने के लिए हम जैसे लोग भी होते थे जो जर्नलिस्ट, हम लोग जाते थे सेट पे, घंटों बिताते थे उनके साथ। इसीलिए तो इतनी गहरी दोस्तियां भी हुई हम लोगों की कि हम बैठ के, और सिर्फ यही नहीं कि काम की बातें कर रहे हैं, कभी मैं अपने घर के प्रॉब्लम्स उनको सुना रहा हूँ, कभी वो अपने प्रॉब्लम्स हमको सुना रही है, उनके प्यार के चक्कर हो या उनके घर वालों के चक्कर हो या उनके काम के टेंशन हो, वो हमको सुना रहे। तो एज बहुत गहरे रिश्ते रहे। तो सेट पे तो मैंने बहुत वक्त बिताया था, इवन बिफोर कभी खुशी कभी गम। हालांकि उस वक्त इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन बैठे बैठे तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व हो ही जाती है। हाँ। तो सेट का तो नहीं एक्सपीरियंस रहा, लेकिन कभी खुशी कभी गम से मुझे एक कंटिन्यूटी मिली कि एक फिल्म लिखने से लेके रिलीज तक उसके साथ क्या क्या होता है, ये हर चीज मैंने देखी। कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो या सेट डिजाइन्स हो, पहले डिजाइन्स आते हैं, फिर उसमें करेक्शंस होते हैं, फिर सेट का कंस्ट्रक्शन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद उसको सजाया जाता है, फिर कॉस्ट्यूम्स में भी यही होता है कि डिजाइनिंग की जाती है पेपर पे पहले, फिर एक्टरों के साथ डिस्कशन होती है, फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कशन होती है उसका। तो ये जो प्रोसेस जो है फिल्म मेकिंग का, वो एक हद तक मेरी समझ में कभी खुशी कभी गम की वजह से आया। क्योंकि उसके पहले तो हम कभी कभार किसी फिल्म के सेट पे चले जाते थे, फिर एक आध महीने बाद जाते थे जब अलग सेट लगता था, अलग गाना हो रहा है, बीच में क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं होता था। लेकिन कभी खुशी के वक्त मुझे हर चीज पता होती थी कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, अच्छा बैकग्राउंड क्या होता है, अच्छा मिक्सिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, री रिकॉर्डिंग क्या होता है। मतलब इतनी इतनी डिटेल्ड जो पोस्ट प्रोडक्शन में चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं होता, वो सारी चीजें मुझे पता चली कभी खुशी कभी गम। एक फिल्म मेकिंग, एक फिल्म बनाना और उसमें क्या क्या लगता है, ये मुझे उस फिल्म से पता चला। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कभी खुशी का मेरी जिंदगी में। तो उसके बाद जब मैं कल हो न हो के डायलॉग लिखना मैंने शुरू किया, तो काफी हद तक मुझे पता था कि शूट पे कैसे प्रोसेस पता था, राइटिंग पता नहीं थी। सच कहूं तो मुझे पहली 5-6 फिल्मों तक मैं क्या लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं ये मुझे पता ही नहीं था। मतलब क्राफ्ट या जो उसका स्ट्रक्चर या रिदम या ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं सिर्फ, मुझे को लगा था कि ये कैरेक्टर है, ये स्टोरी है, ये सीन है, तो ये लिखना है। अब मैंने कितनी चीजें लिखी होंगी जो बहुत ही बकवास रही होंगी, उसको बदलना भी पड़ा है, एक्टरों ने बदला है, मेरे डायरेक्टर्स ने बदला है, मेरे को राइटर्स ने बदला है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरा ये हुआ कि अच्छा अब ये करना है तुमको प्रोफेशनली, तो ये थोड़ा सा मतलब और दिल लगा के करना होगा। तो फिर मैंने बाहर की फिल्में की, जैसे मैंने आईसीयू की, जो मेरी पहली सबसे बाहर की फिल्म थी। मतलब उससे पहले तो मैं सिर्फ पूजा भट्ट के प्रोडक्शन में और करण जौहर के प्रोडक्शन में काम करता था। उसके बाद मैंने अर्जुन रामपाल वाली, शायद यस अर्जुन रामपाल वाली वो फिल्म की। उसके बाद मैंने क्या लव स्टोरी है की, तो तुषार कपूर की फिल्म थी, वो की। फिर मैंने उसके बाद ये सब आई, जो फैशन आई। फिर मैंने एक प्ले किया था शिल्पा शेट्टी के साथ, मिस बॉलीवुड, जो कि लंदन और जर्मनी में, हाँ प्ले लिखा भी किया। तो कहा मैंने बहुत अवार्ड फंक्शन के स्क्रिप्ट्स लिखे, मैंने बहुत किया है काम। मैंने लिखना तो इतना लिखा है मैंने, लेकिन ऐसा कभी सोच के नहीं लिखा है कि बहुत काम करूंगा। आता गया, मतलब प्रोजेक्ट्स आते गए और मैं करता गया, और पता नहीं क्यों होता गया ऑनेस्टली। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मैंने उस वक्त कोई 16 18 घंटे भी काम किया हो। मैंने मजे भी किए, मैंने पार्टियां भी की, मैं घूमा भी हूँ दोस्तों के साथ, मैंने मतलब संडेज भी मनाई है।
लेकिन उसके अलावा भी इतना काम किया। तो जब लोग बोलते कि आपने इतना काम किया है, आप कैसे करते थे, आपका रूटीन क्या था, तो मेरा कोई रूटीन नहीं था। हाँ। मैंने जब मर्जी आया काम किया, जब मर्जी आया नहीं किया। मेरी कोई डिसिप्लिन नहीं थी। इनफैक्ट ये डिसिप्लिन, क्राफ्ट, ये सब चीजें बाद में आई हैं। हाँ। ये बिल्कुल शुरुआत के मेरे जो पहले जो 10 साल थे काम करने के, वो बहुत ही एरेटिक थे। उसका वो तो मुझे मेरा मतलब मेरा गुड फॉर्चून ये था कि मैंने जिन फिल्म मेकर्स के साथ काम किया या मैंने जिन यूनिट्स के साथ काम किया, वो यूनिट्स इतनी मंजी हुई थी शायद, या उन्होंने मुझे बहुत लेवल्स पे संभाला भी है। तो शायद इस वजह से हो गया, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे पीछे मुड़ के देखना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जब हो गई है वो बातें, और जो चीजें हो गई है उनके लिए बहुत सारी रीजंस हम ढूंढ सकते हैं। ट्रू। लेकिन वो हर रीजन जो आपको लगे वो सही ही हो, ये जरूरी नहीं है, या फिर वही एक रीजन हो कि मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। हाँ, मेहनत तो की होगी, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत की वजह से हुआ है नहीं। सिर्फ जो लोग मेरे साथ थे, जो मेरे दोस्त थे, जिन्होंने मुझे संभाला, सिर्फ उनकी वजह से हुआ है नहीं। जो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली थी, सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज मिली इस वजह से हुआ है नहीं। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। ये तो वही होता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है कि वो एक, अब आटा भी होता है किचन में, पानी नल में होता है, गैस भी होता है किचन में, पर सिर्फ उनके होने से क्या रोटियां पकती है अपने आप? नहीं। वो मिक्स भी होती हैं, आटा भी गूंदना पड़ता है, उसको सही टेम्परेचर पे बनाना पड़ता है, तब जाके गूंद। तो अब वो कैसे बनी, क्यों बनी, ये सब मतलब मैं एटलीस्ट मेरे करियर के बारे में मुझे हमेशा यही लगता है कि एनालाइज करना एक्चुअली चाहिए भी नहीं। हो गया, बस हो गया हर चीज। और ये अगर मैं दोबारा आज 20 साल का होता और मैं यही चीजें करता, तो क्या ये करियर सक्सेसफुल होता? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, या शायद ना भी होता, या शायद होता भी, पर अलग तरीके से होता। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मेरे को 5-6 साल 5-6 स्क्रिप्ट तक पता ही नहीं था स्क्रिप्ट राइटिंग करी कैसे जाती है, और मैं कर रहा था क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ वहां पे जो स्क्रीन राइटिंग के बच्चे हैं, तो उनको मैं अक्सर ये चीज बताता हूँ, बट उनको लगता है ना कि देयर हैज टू बी सम शॉर्टकट मेथड, जैसे ब्लेक स्नाइडर का बीट शीट है या हीरोज जर्नी है या एक्ट स्ट्रक्चर है, कि कहीं एक खांचा मिल जाए जहां पे अपने कैरेक्टर्स और चीजें डालते जाओ और चीजें अपने आप लिखते चले जाएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वाइल राइटिंग स्टोरी आई ट्रू बिलीव कि आपको पता नहीं होता आप क्या लिखने वाले हो, यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग और चीजें अपने आप बनती जाती हैं। एंड राइटिंग इज मोर देन, जैसे आपने बताया गलतियां होती थी फिर ठीक करते थे, राइटिंग इज अबाउट री राइटिंग। आप लिखते हो, गलतियां होंगी, आपका फर्स्ट ड्राफ्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा, आप उसको चेंजेस करोगे, दैट्स हाउ इट बिकम्स बेटर। सो आपने ओवर द ईयर्स, आपको लगभग 20 साल हो गए स्क्रीन राइटिंग करते हुए, सो आपको क्या मतलब क्या ऐसे कुछ रूल्स हैं आपके, मतलब आपको लगता है कि जो शुरुआत करे अपने स्क्रीन राइटिंग करियर की, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैंने स्क्रीन राइटिंग फॉर्मली कहीं से नहीं सीखी। और जो भी मैंने सीखा है स्क्रीन राइटिंग के बारे में, वो वही किताबें पढ़ी हैं जो हर स्टूडेंट पढ़ता है। जैसे स्टोरी हो रॉबर्ट मकी की, या सिड फील्ड का 3 एक्ट स्ट्रक्चर हो, या ऐसी ऐसी ही किताबें मैं पढ़ता हूँ, और ऐसी ही किताबें मैंने पढ़ी है। लेकिन शुरुआत क्या होता है कि कुछ चीजें जो है, मैं स्ट्रक्चर को लेके ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती, या उसको करके कोई फायदा नहीं होता, नहीं। एक ये होता है कि अगर आप कम उम्र में जब आप शुरू करते हो काम, जैसे मैंने स्क्रीन राइटिंग, आई वॉज 31 years old when I started स्क्रीन राइटिंग, 31-32 years old। अगर मैंने समझो 18 साल की उम्र में डिसाइड किया होता कि मुझे स्क्रीन राइटिंग करनी है, और उसके बाद मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया होता, और ये जो स्ट्रक्चर है आप बता रहे हैं, बीट शीट है, ये सब अगर मैंने उस वक्त वो सब सीखा होता, तो 32 साल की उम्र में वो सब चीजें मेरे अंदर इतनी आ चुकी होती कि फिर उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आई वुड हैव ओनली थॉट अबाउट द क्रिएटिविटी। लेकिन बिकॉज आई स्टार्टेड एट 32, आई डिड नॉट प्लान टू बी अ स्क्रीन राइटर। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं बनूंगा। तो इस वजह से भी ये हुआ कि मैंने स्विमिंग के बारे में किताबें पढ़ी ही नहीं, सीधा पानी में ही कूद गया मैं। तो वो एक अलग सीख होती है। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेटर है या वो बेटर है, एक अलग सीख होती है, वो एक अलग यूनिवर्सिटी होती है, वो अलग। मैंने जिन्होंने एक्सपीरियंस से काम किया था उन लोगों से मैंने सीखा। तो उन्होंने मुझे कोई एबीसीडी नहीं सिखाई। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, और कॉन्फ्लिक्ट होता है, और रेजोल्यूशन होता है, और सेटअप होता है। ये सब जार्गन जो है वो मैंने बाद में सीखा।
पहले ये था कि कहानी क्या है भाई, मुद्दे ऐसे ही पूछते। भट्ट साहब हमेशा यही कहते थे, हाँ, कहानी क्या है, हाँ, और अगर कहानी ये है हाँ, तो हर सीन कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम्म, इस सीन में आप क्यों हटे हो कहानी से, हम्म, सीन बहुत अच्छा है हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है, ऐसे। तो इस तरह से सीखा है मैंने। और वो इतना, मतलब ये कोई उनका यही कहना था हमेशा कि ये टेक्निकल चीजों में घुसना, ये सब मतलब ये आपके फ्री टाइम में करो आप, हाँ, हाँ, काम के टाइम में टेक्निकलिटी में मत घुसो। हाँ, क्योंकि मैं एक कहता हूं कि उस वक्त, अभी शायद वो ग्रामर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और हुआ भी है काफी हद तक, हम्म, स्ट्रक्चर और क्राफ्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले 10-12 सालों में। हम्म, लेकिन जब शुरुआत में जब मैं फिल्में लिखता था तब एक ही मकसद था, जो कि मेरा मकसद आज भी होता है, चाहे मैं गाना लिखूं, चाहे मैं स्क्रिप्ट लिखूं, या चाहे मैं डायलॉग लिखूं, या चाहे मैं चिट्ठी लिखूं किसी को, मकसद मेरा एक ही होता है कि एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, चाहे वो एक आदमी हो पढ़ने वाला या देखने वाला, या 100 हो या 1000 हो या लाख, सबके सब तक सब चीज उसी इंटेंसिटी से नहीं पहुंच सकती। लेकिन एक बेसिक लेवल पे एक चीज अगर पहुंचती है हर इंसान में, चाहे वो डाकू हो या चाहे वो स्कूल मास्टर हो, या वो है इमोशन। तो मैं हमेशा फोकस इमोशन पे करता हूं। तो मेरे लिए अगर आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चरली नहीं बैठ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस सीन में ऑडियंस रोने वाली है या हंसने वाली है या उनको लगने वाला है कि इनका प्यार सक्सेसफुल होना चाहिए, तो मैं हमेशा उसी की तरफ मुड़ूंगा। आप चाहे कितनी भी मेरे साथ बहस कर लो कि स्ट्रक्चरली रॉन्ग है, इस सीन को यहाँ नहीं आना चाहिए, उसको वहां आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत है और मैं सही हूं। ये हर एक राइटर की अपनी एक स्टाइल, ग्रेन होती है, ग्रेन होती है ग्रेन, वो, क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी कहानी तक पहुंचने के 1000 रास्ते होते हैं। हाँ, कुछ लोग इमोशनली पहुंचते हैं, कुछ लोग टेक्निकली पहुंचते हैं, कुछ लोग लॉजिकली पहुंचते हैं। तो मेरा इमोशनल अप्रोच है, क्योंकि मैंने फिल्में भी उस तरह की, क्योंकि भट्ट साहब और करण, वो दोनों भले ही बहुत ही अलग अलग किस्म के फिल्म मेकर हो, उन दोनों, उनके बहुत अलग अलग इमोशंस हुआ करते थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि ये इमोशनली रीच होनी चाहिए। हाँ, अगर दो पुलिस ऑफिसर और अगर कोई चोर है और उसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो अगर सिर्फ जिनको पुलिस ऑफिसर्स और चोरों का एक्सपीरियंस है, अगर उनको ही समझ में आने वाला है वो कॉन्वर्सेशन, तो फिर वो लिमिटेड हो गया ना। हाँ, लेकिन अगर वो चोर और पुलिस का कॉन्वर्सेशन है, लेकिन वो किसी भी तबके के किसी भी आदमी को समझ में आए, क्योंकि उसमें जो इमोशन है वो कॉमन है और वो यूनिवर्सल है। तो अगर वो पुलिस ने पकड़ा है चोर को, बहुत मार रहा है और उसे कन्फेशन कर रहा है, और अचानक उसने, सोचो, उसकी बेटी के बारे में एक सवाल कर लिया कि तुम्हारी बेटी है ना, तुम सोचो अगर मैंने तुमको जेल में डाल दिया तो बेटी का क्या होगा, ऐसे अगर कोई डायलॉग, समझो मैं आपको एक एग्जांपल दे, अब वो चोर पुलिस का इंटरोगेशन का कॉन्वर्सेशन तो चोर पुलिस का कॉन्वर्सेशन है, वो फैक्चुअल है उसमें। लेकिन अगर मैंने उसमें एक इमोशनल चीज डाल दी, जैसे बेटी, अब बाप बेटी का जो रिश्ता है, वो चाहे किसी भी तबके का आदमी हो, वो चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, वो गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, वो बिल्कुल ही भिखारी हो, वो इमोशन तो उसको कनेक्ट में आएगी कि नहीं। हाँ, बिल्कुल ट्रू। तो ये एक मेरा एक मतलब मानना है कि अगर आप इमोशनली किसी सीन में या किसी सीक्वेंस में या किसी गाने में आप एक यूनिवर्सल इमोशन डाल दो ना, तो फिर वो मतलब वो ज्यादा टिकता है, वो लोगों के जहन में ज्यादा रहता है। जैसे मेरे डायलॉग के बारे में हमेशा लोग पूछते हैं कि आपने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग कैसे लिखे, तो मेरा एक ही रूल है डायलॉग लिखने के बारे में भी, कि आपका डायलॉग जितना फिल्म में फिट होता है, फिल्म के बाहर निकाल के उसको इंडिपेंडेंटली भी आप एक कागज पे लिखो तो इट शुड मेक सेंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब जावेद साहब हमेशा मजाक में कहते हैं कि मेरा सबसे फेमस डायलॉग है, अरे वो सांबा कितने आदमी थे, अब उस डायलॉग का क्या मतलब है, ऐसा जावेद साहब। तो हर डायलॉग ऐसे नहीं हो सकता जैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बहुत ही इंटेग्रल सीन्स होते हैं फिल्मों में, उनके डायलॉग ऐसे हों कि वो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट से निकाल के आप अगर बाहर रखें तो भी उनका मतलब होना चाहिए। जैसे अगर मेरी लेटेस्ट जो बहुत ही पॉपुलर है यंगस्टर्स में डायलॉग अगर मैं लूं कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होनी चाहिए,
ये और रिश्तों की तरह दो हिस्सों में नहीं नहीं बढ़ती। अब ये आप फिल्म में तो परफेक्ट बैठता ही है, हाँ, लेकिन अगर आप इसको किसी फ्रेंड के मुशायरे में कोट भी करो हाँ, तो भी इसके मैच मायने हैं, ये बेमतलब नहीं है। जैसे जिस्म में मेरा डायलॉग था कि रिश्ते हमेशा बुरी तरह ही खत्म होते हैं वरना खत्म ही नहीं होते। हाँ, तो इस किस्म के डायलॉग जो होते हैं वो आप फिल्म के कॉन्टेक्स्ट से निकाल के उसको कहीं भी आप डालो तो उसका मतलब बनता है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, यूट्यूब पे भी लोगों ने कट करके डाला हुआ है वो पर्टिकुलर जो चीज है शायद वो हाँ, तो पता नहीं मुझे, मैं तो मतलब ज्यादा देखता नहीं और मुझे अपने काम से इतना लगाव नहीं है कि मैं देखता रहूं कि कहाँ का क्या क्या आया है, मुझे बिल्कुल लगाव नहीं है अपने काम से। तो मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप, ये मेरी कोशिश रही है, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है और जो आदमी ये करेगा वो सक्सेसफुल होगा या उसके डायलॉग इतने पॉपुलर होंगे, क्योंकि मेरे डायलॉग जो है मैंने फिल्मों में लिखे उसको पॉपुलर होने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो एज डायलॉग तो अच्छे हैं ही, वो डायरेक्टर ने शूट बहुत अच्छी तरह से किए हैं, वो स्क्रीन प्ले राइटर की वजह से वो अच्छी तरह बैठे भी हैं, उनको एक्टरों ने बहुत अच्छी तरह से समझ के बोला भी है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है वो भी बज रहा है, वो फिल्म में एग्जैक्ट मोमेंट पे आया है जहां आना चाहिए। ये सब होने की वजह से वो डायलॉग पॉपुलर हुए। ट्रू। क्योंकि मैंने मेरी कितने कितनी ऐसी फिल्में जो नहीं चली उसमें भी डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं होते क्योंकि वो एक फिल्म पॉपुलर होती है। और जब फिल्म पॉपुलर होती है तो उसके हर चीज पॉपुलर होती है। शोले हिट थी, तो होली कब है वो भी हिट हो गया, हर चीज हिट हो जाती है, फिर अगर पिक्चर हिट होती है तो हर चीज हिट हो जाती है। तो एक एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है डायलॉग का, अगर कॉन्टेक्स्ट सही नहीं हो और डायलॉग बहुत खूबसूरत हो तो उसके कोई मायने नहीं। और अगर कॉन्टेक्स्ट का और डायलॉग का कोई नाता नहीं हो तो उसके भी कोई मायने नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी लाइन हो। तो ये सब चीजें जो है ये, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये करके सीखी है चीजें, ये मुझे किसी यूनिवर्सिटी में या किसी ने बैठ के फॉर्मूले नहीं दी। तो मैं हमेशा जो जो मुझसे पूछते हैं कि स्क्रीन राइटिंग कैसे करनी है, डायलॉग कैसे लिखने हैं, गाने कैसे लिखने हैं, ये जब पूछते हैं तो मैंने कहा कि लिखा करो ना, तुमको खुद पता चलेगा। तुम जब लिखी हुई चीज एक दिन बाद या 12 घंटे बाद या 2 दिन बाद पढ़ोगे तो तुमको खुद पता चलेगा कि कितनी अच्छी कितनी बुरी है। फिर उसको बैठ के एनालाइज करो कि ये चीज बुरी है, ये चीज अच्छी है। अच्छा, अच्छी चीज रिटेन करो, जो बुरी चीज है उसको बदलो, और 2 दिन बाद फिर से पढ़ो। मैं ये कहते वक्त बहुत ऐसे लगता है कि वो बाप रे, ये तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस जरूरी है। ये बहुत, कितने भी बड़े राइटर हो, कितने भी बड़े टेक्नीशियन हो, ये जरूरी, ये करना जरूरी है। और मैं कहूं राइटर के लिए फिर भी आसान, आप अगर बोलो सिनेमेटोग्राफर के रोज शूट करो और फिर उसको एडिट करो तो उसमें कितना तामझाम है। हमको तो सिर्फ कागज कलम लेके ही करना है ना, तो हम तो और आसानी से कर सकते हैं। आप फिल्म मेकर से बोलो कि बार बार फिल्में बनाओ और प्रैक्टिस करो, तो एक फिल्म बनने में कितना टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट होती है। हम लोगों के लिए तो वो भी नहीं है, तो हमको तो सिर्फ कागज पे बैठना है और कंप्यूटर पे आपको डिलीट करके दोबारा लिखना। पर ये भी नहीं होता बहुत सारे लोगों से, पता नहीं क्यों नहीं होता। हमने तो किया भाई, हमसे तो हुआ। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे जैसे बिल्कुल जिनको राइटिंग का, कोई फिल्म राइटिंग का एम्बिशन नहीं था, कोई फिल्म राइटर बनने का शौक नहीं था, अगर ऐसा आदमी ये कर सकता है तो जो बच्चे बचपन से यही सोच के बड़े हो रहे हैं कि उनको फिल्म राइटर बनना है, उनसे तो होना ही चाहिए ये सब चीजें। और बेशक होंगी, बस जल्दी में ना हो वो। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इतने सालों बाद, मैंने 17-18 साल फिल्में लिखी हैं, उसके बाद आप ले रहे हैं मेरा इंटरव्यू। पहले 10 साल तो मुझे कोई जानता ही नहीं था और मैंने उस वक्त सबसे बड़ी बड़ी फिल्में की। तो ये मैं आप मेरे को पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं, आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है, जहां पे लोगों को पता चला यार निरंजन अयंगर भी राइटर है, उसका इंटरव्यू लेना चाहिए या उससे पूछना चाहिए, ये सिलसिला भी पिछले 5 सालों में ही हुआ है। पहले जो मेरे 10 साल थे लिखने के, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ काम करता था, शूटिंग में बैठता था, लिखता था, रोज ये करता था, 3-3 फिल्में किए एक वक्त पे, तब मुझे कौन जानता था। और तब अगर मैंने ये सोचा होता कि यार मैंने तो कभी अलविदा लिखी, मेरे को तो कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैं पीआर रख लूं, मैं फिर ये करूं, फिर मैं इस फिल्म मेकर के पास जाके बोलूं कि मैंने कभी अलविदा लिखी है, मुझे काम दो। अगर मैं इन चीजों में घुस जाता तो उसके बाद वाली जो फिल्में की वो शायद नहीं कर पाता मैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जब बीज डालते हो किसी चीज का, तो थोड़ा सा तो पानी खत दिया करो, बगैर कुछ सोचे कि फल का टेस्ट क्या होगा, मीठा होगा या खट्टा होगा। फल को पहले आने तो दो,
इंतजार तो अब करो। फल की ताक में बीज डालने के दूसरे दिन से बैठोगे हाँ तो फिर क्या ही होगा, क्योंकि पेड़ खड़ा होने में तो उतना ही वक्त लगेगा, फल हाँ। आने में तो उतना ही वक्त लगेगा, आप चाहे कितने भी उस गमले के पास बैठे रहो, और वो पानी कोई डालते जल्दी रहो, उगने खाद वाला डालते है रहो, नहीं। जब उगना है पेड़ को तभी। उगने नहीं, खाद और पानी उसको देना ही है जितना देना हाँ, है, लेकिन इतना भी आप रिजल्ट के पीछे भागोगे कि कि तुरंत। अरे यार आज कल कल तो 3 पत्ते आए थे, आज तो अब 1 हफ्ता हो गया एक भी पत्ता नहीं आया, अब क्या हो गया करके उसके टेंशन में अब आप अपना काम करो ना, जो कि है आपको पानी देना, खाद डालना, फिर ट्रू। बाकी की चीजें करते रहो। जैसे मैंने किया, जैसे मैंने कहा, जब मैं ये फिल्में कर रहा था ऐसा नहीं था कि मैं किसी बंद कमरे में 12 12 16 16 घंटे बैठे, मैंने हर चीज वो की है जो 20s और 30s में सब लड़के करते हैं। हाँ। पार्टीज में भी गया हूँ, मैंने पिकनिक्स भी मनाई है, मैंने घर वालों के साथ भी वक्त बिताया है, मैंने सब कुछ किया है हम्म। उस वक्त। तो मेरा ये मानना है कि जब सब कुछ करके ये हो सकता है तो फिर इतना क्यों लोग इतना एंग्शियस और नर्वस हो जाते हैं अपने सक्सेस को लेकर। ये मेरा मतलब आजकल मैं आसपास देखता हूँ कि इंटर्नशिप करने भी कोई आता है तो उनको लगता है कि मैंने 6 महीने इंटर्नशिप कर लिया, अब मुझे कोई फिल्म दे दे बनाने के लिए। हाँ। अरे अगर आप पहले की जनरेशन देखो तो भट्ट साहब और करण और उनके पहले वाले जो डायरेक्टर थे उनके 10 10 साल असिस्टेंट्स रहे हैं, 3 3 हाँ। फिल्मों पे 4 4 फिल्मों पे असिस्ट किया है, उसके बाद जाके उनको फिल्में मिली है। जबकि वो यहाँ ऐसे पे थे जो छह अपनी महीने पहली फिल्म बना सकते थे, उनके फादर रिच थे, पर उसके बाद भी उन्होंने असिस्ट किया। नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा था, तो ये जो चीजें हैं कि जहां पे इनको सीखना ही नहीं है हम्म। और हर चीज उनको ऐसा लगता है कि कोर्स कर लिया तो आ गया, पर कुछ चीजें कोर्स से नहीं आती, हाँ। कोर्स से आपको बेसिक्स आएंगी। हम्म। ये तो वही बात हो गई कि आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट बना लिया, चलो अब उस घर में रहने चलते हैं। उसने तो सिर्फ भाई ब्लूप्रिंट बनाई है, आपका कोर्स या आपकी ब्लूप्रिंट है। हाँ। दीवार तो खड़ी करनी पड़ेगी ना, ट्रू। ईंटें तो लगानी पड़ेंगी, सीमेंट तो बनाना पड़ेगा, घर बना के उसको सजाना पड़ेगा, तब जाके आप रह सकते हो, आप ब्लूप्रिंट में तो रह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये सब अब ये समझने की जरूरत है, जो बच्चे समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं समझते बेचारे फिर बहाने ढूंढते रहते हैं कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री इतनी गलत है, कैसे नेपोटिज्म हो रहा है और इसकी वजह से हमारा कुछ वो काम नहीं हाँ, बन वो रहा है। निगेटिविटी तो फिर जितने भी शब्द बना लो अपने जस्टिफाई करने के लिए फेलियर्स को, कोई हाँ, लिमिट नहीं है। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अब तक आपने अपनी फिल्म क्यों नहीं डायरेक्ट करी? क्योंकि जैसा मैंने कहा हाँ। कि मैं बहुत ही लेजी हूँ। मुझे मुझे और मैंने इतने लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है ना, हाँ। और मुझे कोलैबोरेशन में इतना मजा आता है हम्म। कि अपनी ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी चीज लिखी नहीं है, मैंने लिखे थे 2 3 स्क्रिप्ट लिखे भी थे, मुझे बनानी भी थी, लेकिन एक फिल्म बनाने में जितनी मेहनत लगती है हम्म। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि यार एक फिल्म बनाने में इतनी मेहनत लगती है, उससे अच्छा है कि मैं अपनी सारी क्रिएटिविटी उसी टाइम में 3 फिल्मों में डाल दूं, तो 3 फिल्में बनेंगी। और दूसरी चीज ये भी होती है कभी कभी, और वे उम्र का भी तकाजा होता है कि मैं जब तो उस वरना डर भी लगता है बहुत हम्म। कि अगर राइटिंग की दुकान इतनी अच्छी चल रही है, खाम खा डायरेक्शन में घुस के अपना अगर फ्लॉप वॉप हो गई तो क्या होगा, ये भी होता है। तो ये हर एक अलग अलग फेज में अलग अलग रीजन थी ये ना करने की। हाँ। और फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी माँ, जो हम्म। 2 3 साल पहले रिलीज हुई थी लार्ज शॉर्ट फिल्म पे, जिसको बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। वो मैंने लिखी और डायरेक्ट भी की थी। सोचता रहता हूँ करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जल्दी होने वाला है फिर इसका मतलब। आई होप सो। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी रहता था। जैसे कादर खान साहब डायलॉग्स लिखते थे, तो जी, आपका भी जो मैं विकिपीडिया देख रहा था, बाकी चीजें देख रहा था, उसमें आपके में लिखा है डायलॉग राइटिंग। तो आपको स्क्रीन प्ले राइटर स्क्रीन प्ले देता है और मतलब उसमें सिर्फ चंक्स आते हैं डिस्क्रिप्शन के, न्यू राइट द डायलॉग, और डायलॉग के सैंपल्स रहते हैं, आप उनको चेंज करते हर हैं? तरीके से लिखा गया है। मैंने स्क्रीन पे राइटर के साथ बैठ के भी लिखा है, हाँ। जहाँ पे सीन्स कंस्ट्रक्शन हुई है, तो बिकॉज सीन कंस्ट्रक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मुझे उसकी रिदम पता है, तो मुझे लिखनी है। हम्म। ऐसे भी लिखा है जहाँ पे मुझे रेडी स्क्रिप्ट दी गई है और मैंने डायलॉग लिखे हैं। अगर आप डायलॉग राइटर हो हम्म। तो आप हर किस्म के डायलॉग लिख सकते हो। जहाँ पे 4 लाइन की डिस्क्रिप्शन होती है सीन की, पूरा सीन आप क्रिएट करते हो, ऐसा भी लिखा है। हम्म। जहाँ पे पूरी डिटेल में सीन आपको नरेट की गई है, आपको सिर्फ डायलॉग लिखने, वो भी लिखा है मैंने। हम्म। और कभी कभी तो स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों मैंने लिखे हैं, तो इस वजह से मुझे
उसका रिदम कंस्ट्रक्शन के वक्त डायलॉग के साथ ही पैदा हुए हैं सीन्स। तो ये हर किस्म के होते हैं। जैसे गाने लिखने में लोग कहते हैं कि ट्यून पहले आती है या लिरिक्स पहले आते हैं, तो मैं कहता हूँ मैंने दोनों तरीके से लिखे हैं। मैंने लिरिक्स भी पहले लिख के उनको गजलें दी हैं, वो कहा कि ये गजल है इसका ट्यून बना, तो वो भी बने हैं गाने। जैसे एक घड़ी और ठहर है डीडे में, वो मैंने गाना पहले लिखा था और बाद में उसकी धुन बननी थी। कुर्बान हुआ जो है कुर्बान में, वो भी ऐसे था। लेकिन कुर्बान का ही गाना है शुक्रान अल्लाह, जो कि मुझे ट्यून पहले दी गई थी, मैंने गाना बाद में लिखा। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये तो आपके सेटअप के ऊपर होता है, ये आपके को राइटर्स के ऊपर होता है, या आपके डायरेक्टर के ऊपर होता है। So it has no, there are no rules. Yeah, no rules, true. At least for me. तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं यहाँ से आगे? अब पता नहीं है, मैं कर रहा हूँ कुछ काम अपना। एक वेब सीरीज पे भी काम चल रहा है, एक फिल्म भी चल रही है जो नेटफ्लिक्स के लिए चल रही है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है। तो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब जब तक वो लिख के पूरे नहीं हो जाते उनके बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं। पर आपका पास देख के मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि थिंग्स जस्ट हैपन टू यू। तो आप बस अपना काम करते हो। तो कोई भी जॉब ऐसी नहीं थी जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी हो, बस आप गए, थिंग्स जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग अपने आप ही। एब्सोल्युटली। और ये मैं इसीलिए मैं यही कहूंगा हमेशा कि मैं ये फॉर्मूला तो किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी जिंदगियों में ऐसा होगा ही या होता ही है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ, लोग मिलते गए और उन्होंने देखा मुझ में टैलेंट जो मैं करण के बारे में हमेशा यही कहता हूँ, या पूजा के बारे में, कि अगर उन लोगों ने नहीं देखा होता, क्योंकि मेरे मन में तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये सब करना, अगर उन्होंने नहीं देखा होता और उन्होंने सामने से नहीं कहा होता कि ये करो भाई, हमारे साथ ये करो, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये लोग मुझे मिले, मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। मैं शायद आगे इनके साथ काम करूं या नहीं करूं, ये हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, क्योंकि मेरे काम करने से पहले भी ये मेरे दोस्त थे। तो ये कंफर्ट जो है, ये पता नहीं सबको मिलता है या नहीं मिलता है, पर मुझे मिला। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू इट। आई एम फील्ड विद ग्रेटिट्यूड एट ऑल टाइम्स। एंड लाइक आई सेड, माय ओनली फॉर्मूला इज कि जो आता है करते जाओ, जितना आपसे बन पड़ता है करो। आपकी हर चीज अच्छी होगी ये कोई जरूरी नहीं है, और आपके किसी ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है कि आप जो भी लिखोगे कि वो इतनी खूबसूरत हो कि वो सुपर हिट ही हो। लिखते जाओगे, आप 100 पन्ने लिखोगे तो उसमें से 4 पन्ने ऐसे होंगे जो बहुत खूबसूरत होंगे, लेकिन उसके लिए 100 पन्ने लिखने तो पड़ेंगे ना। आप बोलोगे मैं 4 ही लिखूंगा, लेकिन वो सबसे खूबसूरत होने पड़ेंगे, तो फिर तो अजीब वो गरीब प्रेशर है जो अपने आप पे आपको डालना भी नहीं चाहिए। वैसे तो लास्ट सवाल था, पर एक अभी सवाल एक और दिमाग में आया मेरे। आपने एक शो भी किया है, हाँ, लुक हुज टॉकिंग विद निरंजन। हाँ, वो एक इंटरव्यू, वो इसी था कि मेरे रिश्ते इतने गहरे थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो मेरे ही 2 दोस्त थे जिन्होंने वो शो प्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप होस्ट बन जाओ, तो फिर से मैंने वही डायलॉग मारा। एक और नई चीज अपने आप आई। तो मैंने कहा पागल हो गए हो यार, मैंने तो कभी कैमरा फेस ही नहीं किया है, मैं तो राइटर हूँ, मुझे कहाँ ये सब पे फंसा रहे हो। पर उनका ये मानना था कि मैं कर पाऊंगा। तो फिर और जो लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिए, जो पहले जो 5-6 इंटरव्यू मेरे शूट हुए हैं, मैं तो उन गेस्ट का थैंकफुल हूँ, कि चाहे वो करण हो या काजोल हो या परिणीति हो, इन लोगों ने मुझे उस इंटरव्यूज में बहुत संभाला है। क्योंकि मुझे कैमरा के बारे में पता नहीं था, मैं हाथ पैर हिला के सर वर यहाँ घुमा घुमा के बात करता था, और वो बोलते थे नहीं कैमरा फेस करना है। फिर वो मुझे सिखाते थे कि एज एन एक्टर हमको ये करना पड़ता है, तुमको भी ये कर लो, ये ट्रिक है, ऐसा है। काजल ने सिखाया मुझे, करण ने कितनी चीजें सिखाई कि चैट शो होस्ट कैसे करते, वो तो कॉफी विद करण करता ही आ रहा था। फिर परिणीति ने मुझे संभाला है, मुझे तो सेल्फी लेनी भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती, तो उसने मुझे सिखाया, क्योंकि उस शो के एंड में सेल्फी लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो परिणीति ने मुझसे फोन लिया, कहा कि क्या यार निरंजन तुमको अभी तक सेल्फी लेनी नहीं आती, और फिर उसने सेल्फी लेके सिखाया मुझे। तो वो चीज भी ऐसे हो गई, और फिर मैंने 1 सीजन किया, फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मुझे नहीं करना यार सेकंड सीजन, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सेकंड सीजन भी करो। हाँ, तो सेकंड सीजन तो आया था, मैंने देखा है। आया था, तो मैंने 2 सीजन किए उसके, और फिर चैनल भी थक गया मुझसे और मैं भी थक गया, तो मैंने उसके बाद किया नहीं। चलिए, अब कुछ नई चीज में आपको देखेंगे, जो कि आप कुछ देखते हैं। मैं तो करता रहता हूँ, मैंने प्लेस में भी काम किया था पिछले 4 साल में, मैंने 3 प्लेस किए हैं। डायरेक्ट? हाँ, नहीं एक्ट किया है प्ले में। अच्छा, एक्ट किया। अच्छा, छोड़ा नहीं आपने। हाँ, तो उमराव करके एक प्ले था, जिसके मतलब 50 शोज ऑलमोस्ट हुए थे। हाँ, पृथ्वी में। मैंने
पृथ्वी में हुए थे, उसके पूना में हुए, भोपाल में हुए, जबलपुर में हुए, लखनऊ में हुए, हर जगह मैंने जाके परफॉर्म किया। फिर उसके बाद लेडी संगीत नाम के प्ले में भी मैंने काम किया, जो भी हर जगह पॉपुलर हुआ मैंने हर जगह किया। पुणे में किया, वो लखनऊ में किया मैंने, दिल्ली में किया वो हाँ शो। और फिर एक चिल्ड्रंस प्ले था, अटली गटली अट्रोशियस, हाँ जिसमें मैंने एक बहुत ही इविल मंत्री का काम किया, राजा का मंत्री होता है। तो ऐसा वो भी किया मैं। तो मैं जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक क्रिएटिव वर्ल्ड में हर राइटर को हर चीज एक बार आजमा के देखना ही चाहिए। हाँ। उसको फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मुझे ऐसे, ये मुझे भट्ट साहब ने नहीं रखने चाहिए बहुत, कि ये नहीं करूंगा मुझे भट्ट साहब ने ये चीज सिखाई सबसे पहले, कि उसने कहा कि फेलियर से डर गए और ये समझ के डर गए कि लोग हंसेंगे, तो आप क्रिएटिवली आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रू। आपको वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि मैं ये कर रहा हूं, अब लोग हंसे तो हंसे, अब लोगों को पसंद आए तो आए, नहीं तो नहीं। अब उसमें से भी 10 चीजें आप ऐसी करोगे तो ये जरूरी नहीं कि 10 की 10 चीजें लोगों को पसंद आएगी। उसमें से 8 चीजें ऐसी हो जहां लोग हंसेंगे आपके, लेकिन 10 चीजें करने से कम 2 चीजें ऐसी मिलेंगी जहां पे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं अच्छा किया। तो ये मैंने बहुत अर्ली लाइफ में मैंने देख लिया था कि करते जाओ, कुछ चीजें पसंद आएगी, बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आएंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक उम्र के बाद क्या होता है ना, कि हम सिर्फ गणित देखते हैं। अब ये नहीं देखते कि ये पिक्चर चली, वो पिक्चर चली। अब हिसाब यही लगता है कि 26 पिक्चरें की थी, उसमें से 18 चली, 8 नहीं चली, तो आपका रेशियो अच्छा है, आप ग्रेट है, आप स्टैटिस्टिक्स हो जाते हो। तो जब वही बनना है आखिर स्टैटिस्टिक्स, तो फिर क्या डरना हर इंडिविजुअल चीज से। हाँ सही बात है। चलिए, थैंक यू, आपने इतना सारा टाइम दिया। मैंने इसलिए इंटरव्यू रोका नहीं, मैंने कहा पता नहीं दोबारा बात हो ना हो। मैंने आज पूछ लो जितने सवाल पूछने हैं, पूछ लो जितने सवाल पूछने हैं। थैंक यू। मुझे बात करने को, मुझे एक बार मैं बात करना शुरू करता हूँ तो मैं मतलब मेरी परतें खुलती जाती हैं कहानियों की। तो आई होप आई अलाउड यू टू आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू वांटेड टू आस्क। I was so engrossed in listening to you कि मैं सवाल पूछने भूल जाता था बीच में। मुझे लगता था कहीं मैं आपका फ्लो ना ब्रेक कर दूं, पर बहुत मजा आया मतलब आपका इंटरव्यू लेके। और मैं पूछूंगा आपसे दोबारा से एक बार कभी इंटरव्यू दोबारा। जरूर 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 जरूर, जब नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम लोग जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्षितिज। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। Me too, I really enjoyed it also. ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।